हेलो स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मॉडल टेस्ट पेपर्स इशू किए हैं अलॉन्ग विथ आंसर्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लॉ के लिए जो 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए और उसके जो सॉल्यूशंस दिए हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस करके बताऊंगा और हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आपसे क्या आंसर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रही है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। ओके, तो ये जो लॉ का पेपर है 100 मार्क्स का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कशिश वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड ज्वेलरी इन दैट एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। तो कशिश जो है वो क्या कर रहा है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस चला रहा है ना। इसने ये बिजनेस किसको बेचा, नमन को बेचा। और कशिश जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस और रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस सेम एरिया में 1 साल तक नहीं चलाएगा, है ना। आफ्टर 2 months कशिश ओपनड अ न्यू शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। कशिश क्या करता है, रियल डायमंड ज्वेलरी का शोरूम ओपन करता है, ठीक है। और नमन जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल करता है ना। नमन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी business as it was against the agreement. Whether Kashish is liable to close his business of real diamond jewelry following the provisions of the Indian Contract Act 1872. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मेन कौन सा प्रोविजन डिस्कस किया जा रहा है ना। तो एक सेक्शन है जो बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की। ओके, तो आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे आराम से, एग्रीमेंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, है ना। तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या किया, कुछ एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर किया, है ना। यानी कि लॉ बोलता है कि अगर आप किसी को भी बिजनेस करने से, ट्रेड करने से रोकोगे, अगर आप लॉफुल बिजनेस कर रहे हो तो आप इंडिया में कहीं पे भी वो लॉफुल बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई पर्सन आपको वो बिजनेस करने से रोकता है तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो कि वॉइड होगा, है ना। मतलब कोई भी पर्सन किसी को भी बिजनेस करने से रोकना नहीं चाहिए। ये जो जनरल रूल है कि किसी को बिजनेस करने से अगर आप रोकोगे, रिस्ट्रेन करोगे तो वॉइड होगा। इसके 3 एक्सेप्शंस है ना। आप मॉड्यूल भी सामने रखिएगा अगर आपको जल्दी रिवीजन भी करना है तो इसके 3 एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन ऐसा है, जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस सेल करता है, गुडविल बेचता है अपने बिजनेस का किसी और पर्सन को, तो जो पर्सन ने अपना बिजनेस बेचा है उसको सेम बिजनेस करने से रोका जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज और नोट करने जैसा है, सेम बिजनेस करने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने इस एग्जाम्पल में जो कशिश है ना, इसका कौन सा बिजनेस था, इसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस था और इसने अपने बिजनेस किसको बेचा, नमन को बेचा। तो जो नमन है वो कशिश को आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले बिजनेस को करने से रोक सकता है और कोई दूसरे बिजनेस को करने से रोकना इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे जो नमन है जिसने कशिश के बिजनेस को खरीदा है, वो उसको ना ही सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को करने से मना कर रहा है, बल्कि वो रियल डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस को भी करने से मना कर रहा है, विच इज रॉन्ग, है ना। तो अगर कशिश रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करता है चालू, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, तो नमन कशिश को नहीं रोक सकता है। तो इस पूरे केस में कौन जीतेगा, ये केस कशिश के फेवर में आएगा, है ना। और यहाँ पे कशिश को रोकना गलत होगा, बिकॉज कशिश जो बिजनेस कर रहा है वो पुराने बिजनेस से काफी अलग है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस अलग होता है और रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस काफी अलग है। तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ, वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कशिश को ये बिजनेस क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत अलग बिजनेस कर रहा है। रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस अलग होता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस डिफरेंट होता है, राइट। तो कशिश यहाँ पे सही है और नवन जो है वो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक और काम करके बताता हूँ, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर है वो भी मैं आपको ब्रीफली बताया था, जो हमने डिस्कस किया है उसी लाइंस पे है ना। तो यहाँ पे ये तो एक तो सेक्शन 27 के हिसाब से कोई भी पर्सन को आप बिजनेस करने से, लॉफुल बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते। अगर आप रोकोगे तो क्या होगा, वॉइड होगा। ये एक्सप्रेसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिक्लेयर किया है ना। और अगर आप किसी को रोकते हो तो उसमें एक्सेप्शन है 3।
अगर आपने किसी को आपके बिजनेस का गुडविल बेचा है तो जो बायर है गुडविल का वो आपको रोकेगा सेम बिजनेस करने से, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरे बिजनेस को किसी और को बेचा और उससे बहुत पैसा मैंने ले लिया और अब मैं सेम बिजनेस वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सामने वाला पर्सन गुडविल परचेस करके क्या मतलब आ रहा है ना। तो इसलिए ये एक्सेप्शन में लाया गया है कि जब भी कोई पर्सन अपना बिजनेस किसी और को बेचता है तो उसको रोका जा सकता है, बट वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए और सेम बिजनेस करने पे रोक सही है। अगर कोई डिफरेंट बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे वही कंक्लूड किया, एज एक्सेप्शंस टू सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस ओनली, एग्रीमेंट बिटवीन नमन एंड कशिश विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। इसलिए कशिश रियल डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। वेरी वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, the paid up capital of Darshan Photographs Private Limited is 1 crore in the form of 50,000 equity shares of 100 each and 50,000 preference shares। Obviously preference shares को voting right होता नहीं as a general rule, है ना, of 100 each। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है, दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ का है और इसमें 50,000 टोटल, वैसे 1 लाख शेयर्स है, इसमें 50,000 क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, और बैलेंस 50,000 जो है ये है प्रेफरेंस शेयर्स। ओके अच्छा, और ये 100 के है, तो बेसिकली ये 50 लाख और ये 50 लाख मिला के 1 करोड़, इस तरीके से इनका पेड अप कैपिटल का हिसाब हो रहा है। आगे क्या लिखा है, शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये जो शैडो इवनिंग नाम की जो कंपनी है, इसने ये जो अपनी जो ओरिजिनल कंपनी दर्शन फोटोग्राफ्स, इसमें शैडो इवनिंग ने 25,000 इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ लेते हैं। वेदर दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सब्सिडरी जो कंपनी होती है उसका डेफिनेशन लिखा गया सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, है ना। तो सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, दो तरीके से बेसिकली कोई कंपनी सब्सिडरी किसी और कंपनी की बन सकती है ना। तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसको कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है। ओके देखो मैं आपको थोड़ा प्रॉपर वे में बताता हूँ, रिवीजन भी होगा और ढंग से आप आंसर लिख पाओगे। सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, ये वो कंपनी है जिसको कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही है ना। जो कंपनी इसको कंट्रोल करती है उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, है ना। और बच्चों होल्डिंग कंपनी जो होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, तो होल्डिंग, वैसे होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 46, है ना। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो सब्सिडी को कंट्रोल कर रही है, और कंट्रोल करने के दो तरीके, होल्डिंग सब्सिडी को कंट्रोल कैसे करेगी। सो देयर आर 2 वेज ऑफ कंट्रोलिंग अ सब्सिडी कंपनी। पहला तरीका है कि या तो आप मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल करो, है ना। जब यहां लिखा है मोर देन हाफ मतलब 50% से काम नहीं चलेगा, 50% से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर होना चाहिए। तो जब यहाँ पे वोटिंग पावर लिखा है लैंग्वेज में, इसका मीनिंग क्या है, इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग पावर होता है, जो जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको वोटिंग करने का राइट मिलता है ना। तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होना चाहिए, है ना। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर से काम नहीं चलेगा, मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स चाहिए जिसके पास वोटिंग पावर होता है। नहीं तो सेकंड तरीका ये है कि आप मोर देन हाफ ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो। मतलब 10 अगर डायरेक्टर्स है तो 10 में से आप 6 या 6 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो। 5 से नहीं चलेगा काम, 5 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपने अपॉइंट करना चाहिए। मतलब बेसिकली आप कंट्रोल करो किसी को, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, तो टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स है, इसमें से ये जो कंपनी है शैडो इवनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया है। इट मींस यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडी का बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें 25,000 से ज्यादा चाहिए, यहाँ एग्जैक्ट 25,000 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे सब्सिडी नहीं बनेगी। सेकंड, वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स। देखो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करने से कुछ सेंस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के
लिए आपको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी भी सेम आंसर होगा, अभी भी होल्डिंग सब्सिडी का बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आई होप दिस इज वेरी इजी, है ना। तो इसका आंसर दिया, बट मेरे को नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है। तो जहाँ पे डिफिकल्ट है कुछ या फिर कुछ रीड करने का रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे हम लोग आंसर से रीड करेंगे, है ना। वैसे इंस्टीट्यूट ने आंसर वैसे ही दिया है, सिर्फ कंक्लूजन आपको बताता हूँ। 287 में सब्सिडी का डेफिनेशन लिखा है ना। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला, लास्ट में इन्होंने बोला कि यहाँ पे दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी। और इधर भी वही बोल रहे हैं, आंसर वुड रिमेन सेम, 5000 इक्विटी शेयर्स को वोटिंग पावर नहीं मिलता है। ओके अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वेरी सिंपल, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो लिखा गया है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, है ना। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में बना है, उसका जो सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन बैठ के लर्न नहीं करना है आपको, उसको ऑटोमेटिकली आप खुद से लिख सकते हो। देखो डेफिनेशन में मेरा ऐसा मानना है, जैसा लिखा है ना डेफिनेशन, उसको वैसे लिखना चाहिए, बट उसका एक तरीका होता है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन कैसे लर्न करना है, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेशन ये होता है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट जो है वो डेफिनेशन में सारे कीवर्ड्स लिखे। जैसे कि पार्टनरशिप में कीवर्ड्स क्या होगा, पार्टनरशिप के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, वही डेफिनेशन में आपको लिखना है। जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, पार्टनरशिप अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली एसोसिएशन चाहिए। एसोसिएशन मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, है ना। उसके बाद आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। और एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है ना। इम्प्लाइड एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप क्रिएट हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 3 यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा पॉइंट कि यहाँ पे आपको बिजनेस करना जरूरी है। बिजनेस इज समथिंग जो आप बार बार करते हो, जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी, ये सारे पॉइंट्स मिला के आपको डेफिनेशन लिखना है। और आगे जो पूछा है एसेंशियल एलिमेंट्स, यही सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को आपको डिटेल में लिखना है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ये सेम क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है। ये क्वेश्चन को बहुत ढंग से करके जाना, ठीक है। सो ये पार्टनरशिप का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं। सो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने बार बार पूछा है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा हर एक पॉइंट को, राइट। तो ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कपिल एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस विच शुड बी फिक्स्ड बाय अखिलेश, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको समरी बता रहा हूँ। कपिल जो है ये क्या कर रहा है, ये राहुल को एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो राहुल जो है ये सेलर है एंड कपिल इज बायर, ओके। तो ये बायर जो है वो सेलर से क्या करने वाला है, वो 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल परचेस करने वाला है, ठीक है। तो बायर जो है सेलर से 1000 लीटर मस्टर्ड ऑयल का परचेस करने वाला है। बट इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस कोई और फिक्स कर रहा है, प्राइस फिक्स कर रहा है अखिलेश, है ना। तो अखिलेश कौन है, अखिलेश इज थर्ड पार्टी, ओके। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कोई तीसरा फिक्स कर रहा है, और उन्होंने वैसे डिसाइड ही किया है, मतलब बायर और सेलर दोनों ने मिलकर पहले से डिसाइड किया था कि चीज की कीमत डिसाइड करेगा कोई थर्ड पर्सन, अखिलेश, है ना। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। राहुल ऑलरेडी डिलीवर्ड 600 लीटर्स आउट ऑफ 1000 लीटर्स टू कपिल। अब राहुल ने ये जो 1000 लीटर है इसमें से ऑलरेडी कितना डिलीवर किया है, इसने ऑलरेडी 600 लीटर डिलीवर कर दिया। 600 लीटर्स जो है ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी डिलीवर हो गया, ठीक बात है। अच्छा, और बाकी के 400 जो है वो डिलीवर हुए नहीं है, रेडी है बट डिलीवर नहीं हुए, ठीक है। अखिलेश डिनाइड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अखिलेश जो है थर्ड पार्टी, इसने प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया। अब मैं आपको पहले प्रोविजन बताता हूं, सुनो। देखो, जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से अगर
बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका प्राइस कोई तीसरा पर्सन डिसाइड करने वाला है, तो तीसरे पर्सन को डिसाइड करने दो, उसने जो प्राइस डिसाइड किया उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्रॉब्लम यहां ये है कि तीसरे पर्सन ने प्राइस को डिसाइड करने से मना कर दिया। जब कभी भी कोई थर्ड पर्सन प्राइस को डिसाइड करने से मना करता है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। बेसिकली अगर कोई थर्ड पर्सन मना कर रहा है प्राइस को डिसाइड करने से तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं पाएगा। फॉर दैट रीजन कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बट 400 लीटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और जो 600 लीटर ऑलरेडी सेलर ने बायर को सेल कर दिया है वहां पे प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहां पे रीजनेबल प्राइस, अंदाजा आपको प्राइस निकालना होगा। और वो रीजनेबल प्राइस क्या होगा वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का जो मार्केट में जो रीजनेबल प्राइस चल रहा है उतना प्राइस बायर को पे करना पड़ेगा। तो 600 लीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। और जो बैलेंस जो 400 लीटर है इसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वाई, बिकॉज थर्ड पार्टी ने प्राइस को डिसाइड करने से मना कर दिया है ना। सो दिस इज एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये प्रोविजन लिखा गया है आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट के फर्स्ट यूनिट में, एकदम एंड में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है उस पॉइंट में ये डिस्कस होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज सेक्शन 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। यहाँ पे मॉडल आंसर लिखा है, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो हाँ देखो यहाँ लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी कोई वैल्यू और कोई थर्ड पार्टी जो है वो प्राइस को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करती है तो यहाँ पे पूरा उसने प्रोविजन लिखा है किस तरीके से वो प्राइस को डिसाइड करना चाहिए। और अगर सपोज प्राइस थर्ड पार्टी बाद में मना कर देते तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कंक्लूजन में बताता हूँ आपको, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजंस कपल इज लायबल टू पे reasonable price for 600 liters while for remaining 400 liters contract may be avoided। so जैसे मैंने बताया वैसे ही इन्होंने यहाँ पे आंसर भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखो मैं आपको एकदम शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या होता है, जब भी आप कंपनी बनाते हो तो आप कंपनी को फॉर्म करने के पहले एमओए नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाते हो। तो एमओए क्या होता है, एमओए इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर कंपनी अपना बिजनेस लिखती है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। देखो एमओए के बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उसमें से एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो कंपनी ने अपना बिजनेस मेंशन किया है, कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है ना। तो बेसिकली एमओए क्या कर रहा है, एमओए कंपनी के इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है ना। ऐसे ऐसे मान लो कि एमओए में लिखा है कि कोई कंपनी का सपोज सीमेंट का बिजनेस है तो कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है। अगर कंपनी ने एमओए में लिखा है सीमेंट का बिजनेस है तो मतलब कंपनी खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रही है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस करने से, मतलब वही बिजनेस कंपनी कर सकती है। अगर कंपनी ने सीमेंट का बिजनेस लिखा और कंपनी सपोज से कोई और बिजनेस में आ रही है, सपोज कंपनी स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है तो स्टील मैन्युफैक्चर करना है तो आपने एमओए में लिखा ही नहीं। सो दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। जो भी चीजें आप एमओए में नहीं लिख रहे हो और अगर आप वो बिजनेस चालू करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। मतलब ये कंपनी का जो सर्कल है, बेसिकली जो कंपनी की जो औकात है, जो कंपनी काम कर सकती है, ये औकात को पार नहीं करना चाहिए। द मोमेंट कंपनी क्रॉसेस दिस लाइन इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायर्स, है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बोलता है कि अगर कंपनी ने एमओए में कोई बिजनेस नहीं लिखा है और अगर कंपनी वो बिजनेस चालू करती है तो बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से शुरुआत से वॉइड हो जाएगा। अगर स्टील के बिजनेस के लिए कंपनी ने कुछ भी काम किया तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे शुरुआत से वॉइड, यानी कि वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, और ये हो जाएंगे अनएनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिबल मतलब इसको कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड हो गया, है ना। इसको सारे शेयर होल्डर्स मिलके सुधार भी नहीं सकते। क्यों सुधार नहीं सकते, क्योंकि एमओए में जो लिखा है कंपनी वो ही काम कर सकती है, उसके बियॉन्ड अगर कुछ चीज जाती है तो इसको अब कंपनी ये स्टील के बिजनेस करने के लिए गलती करने के बाद अब शेयर होल्डर्स के पास जाके अब सारे शेयर होल्डर्स से कंसेंट भी ले लोगे ना, सबने भी हाँ बोल दिया ना तो भी काम नहीं चलेगा। सो इवन बाय द एंटायर बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी रैटिफाइड, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैन नॉट बी रैटिफाइड, तो कंपनी इसको रैटिफाई नहीं कर सकती है ना। और एक चीज यहाँ पे बताऊंगा
कि ये अगर कंपनी का सीमेंट का बिजनेस है, एमओयू में लिखा है, और अगर कंपनी स्टील का बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्लियरली जो कंपनी का बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी का बिजनेस कौन चलाता है, सोचिए जरा, कंपनी का बिजनेस चलाने वाले होते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलत काम किया यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली जो उन पे जिम्मेदारी डाली गई थी वो उन्होंने ब्रीच किया है ना, तो ये ब्रीच करने की वजह से उनको पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कंपनी के पीछे जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको कभी कभी पकड़ के सजा देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। बेसिकली जो पावर लॉ ने दिया था किनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्होंने वो पावर का मिसयूज किया। एंड लास्टली, अगर गलत काम करके स्टील का बिजनेस करके कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो कंपनी को राइट है कि वो प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट। तो ये 4-5 कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखना जरूरी है। स्टार्ट करो मेमोरेंडम से, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है कंपनी वो बिजनेस कर सकती है, उसके बियॉन्ड जाने पे वो अल्ट्रा वायरस होगा, ये लिखना है। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके मेंशन करना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी आते हैं हम लोग। LLP is an alternative corporate business that gives the benefits of limited liability of a company and flexibility of partnership। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो LLP जो है वो क्या है, LLP is nothing but a sandwich between पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तो LLP बहुत सारे फीचर्स पार्टनरशिप की भी बताएगी, बहुत सारे फीचर्स एक कंपनी की भी बताएगी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ क्या लिखा है कि LLP में आपको बेनिफिट मिलता है, बोल रहा है ये कौन सा बेनिफिट, कंपनी के लिमिटेड लाइबिलिटी का। सबको पता है बच्चों की कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है ना। तो जनरली कंपनी लिमिटेड में शेयर्स ही होते हैं और वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो आपको सिर्फ शेयर्स का पैसा पे करना है, उसके ऊपर आपको और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे LLP में भी वैसे ही एक फीचर है, LLP में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। तो अगर आप पार्टनर हो LLP में तो आपको उतना ही पे करना है जितना आपने शुरुआत में प्रॉमिस किया है। इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे LLP में 3 पार्टनर्स है, सपोज तीनों ने बोला है, ए बोल रहा है मैं 10 लाख लाऊंगा, बी बोल रहा है मैं 20 लाख लाऊंगा, सी बोल रहा है मैं 30 लाख लाऊंगा। ये अमाउंट जो ये लाने का प्रॉमिस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन एक फैंसी वर्ड है कैपिटल के लिए। ये पैसा वो लेके आने वाला है। ए बोल रहा है मैं 10 लाख कैपिटल लेके आऊंगा, बी बोल रहा है मैं 20 लाख लाऊंगा, सी बोल रहा है मैं 30 लाख लाऊंगा। तो ये जो इन्होंने प्रॉमिस किया है बस इनको इतना ही देना है। सपोज मान लो ए ने 10 लाख दे दिया, बी ने 20 लाख दे दिया, सी ने 30 लाख दे दिया। अगर ये अपना बोला हुआ अमाउंट पे कर देते हैं तो अब इनको और कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पे कर दिया। इतना ही इनका लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। जैसे कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है वैसे LLP में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना। और ये सेकंड क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। ऑब्वियसली पार्टनरशिप इज वेरी फ्लेक्सिबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पार्टनरशिप में आपको जो मर्जी करना है आप कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड में वो पॉइंट मेंशन करके। एग्जांपल 1:1:1 रेशियो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपको रेशियो चेंज करना है आप चेंज करो, 3:2:1 रखना है, कोई भी जो मर्जी आपको रेशियो रखना है आप रखो। पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करके अपने मर्जी से पार्टनरशिप एक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स को खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो भी पॉइंट्स है ये सब आपको कहाँ लिखना होगा, पार्टनरशिप डीड में। सिमिलरली LLP में भी LLP एग्रीमेंट बनता है और LLP एग्रीमेंट में आप आपके हिसाब से सारे पॉइंट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। सो ये इसका मीनिंग ऐसा है कि LLP कंपनी का भी बेनिफिट एंजॉय करता है और पार्टनरशिप का भी बेनिफिट एंजॉय करता है। इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ते हैं। A and B आर पार्टनर्स इन मेसेस A, B एंड कंपनी, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं। फर्म इज डूइंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, ये फर्म का बिजनेस है, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं A and B और इनका ये बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। A is authorized to sell stock of plastic bottles. It was decided between them that A should sell plastic bottles at minimum price which they have decided, and if A sells at a price लेस देन मिनिमम प्राइस ही शुड फर्स्ट टेक परमिशन ऑफ बी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। 2 पार्टनर्स है A एंड B। ए प्लास्टिक बॉटल्स को बेच सकता है, एक मिनिमम प्राइस उन्होंने डिसाइड किया। सपोज करो कि से 100 रुपए ये प्राइस डिसाइड हुआ है,
बॉटल को 100 रुपए से नीचे बेचना नहीं है, ऐसा दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। और अगर कल को 100 से नीचे ए सेल करता है तो पहले ए को बी का परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने अपने आपस में डिसाइड किया है। ठीक है, ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वेर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, टू सेव द लॉस ऑफ फर्म ए सोल्ड स्टॉक एट लोअर प्राइस। तो यहां पे ऐसा हो रहा है कि अचानक से एक इवेंट आ गया और उसकी वजह से ए क्या करता है, ए सस्ते में प्लास्टिक बॉटल्स को सेल करता है, ठीक है, लोअर प्राइस पे, मतलब जो उन्होंने मिनिमम प्राइस डिसाइड किया था उससे भी उसने नीचे में बेच दिया। मीनवाइल ए ट्राई टू कॉन्टैक्ट बी बट कुड नॉट डू सो एज बी वाज ऑन फॉरेन ट्रिप। अच्छा, तो ए बी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, कॉल करने की कोशिश करता है, बट बी जो है वो बाहर घूम रहा है, फॉरेन ट्रिप पे है। Afterwards, when B came, he filed this suit to recover the difference of sale price and minimum price to the firm. तो B को वापस आने को जब पता चलता है तो B A पे केस फाइल करता है, क्योंकि A ने जो प्राइस डिसाइड हुआ था मिनिमम प्राइस उससे भी नीचे में सेल कर दिया। Whether B can do so under the provisions of the Indian Partnership Act. तो मैं आपको एक प्रोविजन बताता हूँ जिसके ऊपर ये बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। कभी कभी पार्टनर इमरजेंसी में एक्ट करता है और वो इमरजेंसी में अगर कुछ ऐसा काम करता है जिसका उसको परमिशन नहीं था, बट उसने फर्म के फायदे के लिए यानी कि गुड फेथ में वो काम किया, तो वहां पे उसको वो लॉ करने का राइट देता है। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा आपको सेक्शन बी, सेक्शन 13E। तो 13E जो है ना बच्चों, ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर ने इमरजेंसी में काम किया है ना, और इमरजेंसी में काम उसने किया है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने इमरजेंसी में, इस केस में जैसे कि उसने प्राइस से नीचे प्राइस में बेच दिया, मिनिमम प्राइस से नीचे में इसने सेल कर दिया। क्यों किया इसने? फर्म का नुकसान होने से बचाने के लिए। यानी कि यहाँ पे इंटेंशन जो था वो था गुड फेथ में इसने किया था। मतलब गुड फेथ मतलब क्या? बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स अच्छे इंटेंशन उसने किया, फर्म का नुकसान ना हो, इसलिए ए ने ये जो भी काम किया है इसके लिए जो भी ए का यहाँ पे जो भी बेसिकली यहाँ पे नुकसान हुआ है वो इंडेमनीफाई करने का उसको राइट मिलता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बी ऐसा नहीं कर सकता है, बी इज रॉन्ग हियर एंड ए इज राइट। ए जो कर रहा है उसने गुड फेथ में किया है, इस हिसाब से ए का ये एक्ट सही है और बी जो उस पर केस कर रहा है वो गलत हो गया। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। हम लोग एक काम करते हैं, इसका आंसर हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से दिया है। सो दिस इज 3A है ना, यहाँ लिखा देखो 13E यहाँ लिखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर वो इमरजेंसी में फर्म को लॉस होने से अगर बचाता है तो उसको जो भी नुकसान हुआ है बेसिकली वो इंडेमनीफाई करेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसको करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है एग्जैक्टली, है ना, इमरजेंसी में काम किया है, इसलिए यहाँ पे on the basis of the above provisions and facts of the problem given, selling by A at lower price was to save the firm from loss. As the act of A was in favor of the firm, he was not liable to bear the loss. Very very easy. ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ऑलराइट, टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो एक काम करता हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेता हूँ। टाइकोन प्राइवेट लिमिटेड ये क्या है? ये है होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कौन है? ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी। ठीक है, आगे का लिखा है, एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर इज 1.8 करोड़। ठीक है, एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज 8 लाख। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। तो पहले तो एक काम करता हूं मैं आपको ना स्मॉल कंपनी के बारे में थोड़ा बताता हूं। तो स्मॉल कंपनी जो होती है ना बच्चों, कंपनीज एक्ट ने क्या किया? कंपनीज एक्ट ने स्मॉल कंपनी नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया है। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी का एक टाइप है स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी को डिफाइन इन्होंने क्यों किया है वो भी बताता हूँ। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। पब्लिक कंपनी है ना, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। रिपीट कर रहा हूं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉर्मल पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बताया ना, जितना ऊपर वाला कंपनी है मतलब जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लायंसेस बहुत होते हैं। थोड़े से कम कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लायंसेस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को होता है, उससे कम कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी को होता है, और उससे भी कम
कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लायंसेस स्मॉल कंपनी को होते हैं। तो अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो आपको बहुत कम कंप्लायंसेस, बहुत कम आपको आरओसी को ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, आपको ये फॉर्मेलिटीज कम करने होंगे। तो स्मॉल कंपनी होना एक फायदा है क्योंकि आपको उतने कम कंप्लायंसेस लगेंगे, है ना। अब स्मॉल कंपनी कौन होती है? तो इन्होंने क्या किया कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, याद रखना सेक्शंस भी क्योंकि आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 85, इसमें उन्होंने स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया बहुत ढंग से। तो स्मॉल कंपनी कौन होती है? स्मॉल कंपनी के लिए दो क्राइटेरियाज है, एक है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, एंड दूसरा है आपका टर्नओवर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका टर्नओवर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिए, पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस जो है अगर आपके मीट होते हैं, वो एक लेवल के नीचे अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल है और टर्नओवर है, इन दैट केस आपको स्मॉल कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा, है ना। तो देखो मैं काम करता हूँ, यहां से आपको बताया था स्मॉल कंपनी एग्जैक्टली इन्होंने आंसर में बहुत ढंग से अच्छे से लिखा 2 क्लॉज 85, एंड यस इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर पेड अप शेयर कैपिटल, सेकंड इज योर टर्नओवर, राइट। तो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर ये दो कंडीशंस आपको चेक करना है। वेरी इंटरेस्टिंगली पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो आपको हर साल चेंज नहीं होता है बेसिकली, मतलब इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। तो पेड अप शेयर कैपिटल जो कंपनी का है वो आपको चेक करना है। एंड टर्नओवर मतलब सेल हर साल चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको करंट ईयर में अगर कोई आपको पूछ रहा है आज कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है क्या, तो करंट ईयर का टर्नओवर तो साल खत्म होने के बाद पता चलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज ऐसे यूज किया गया, टर्नओवर आपको करंट ईयर का नहीं चेक करना है, वो आपको पिछले साल का टर्नओवर चेक करना है ना, टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सपोज अभी 24-25 फाइनेंशियल चल रहा है, तो आपको 23-24 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करना है टू डिसाइड करंट ईयर में आप स्मॉल कंपनी हो या नहीं, है ना। तो ये दो कंडीशंस है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक चाहिए, अप टू 4 करोड़, और आपका टर्नओवर जो है अप टू 40 करोड़ अगर है, ठीक है। और ये दोनों भी कंडीशंस अगर आपने मीट किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कुछ कंपनीज स्मॉल कंपनीज नहीं बन सकते, उनको ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते? एक है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। आप पूछोगे क्यों सर, होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि भाई अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी को होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो वो काफी बड़ी है, वो काफी मैच्योर कंपनी है ना। तो कोई कंपनी को इतना पैसा है कि वो किसी और कंपनी को होल्ड कर रही है, इट मींस इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, है ना। तो उसको वो सब बेनिफिट जो स्मॉल कंपनी को मिलते हैं वो होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलेंगे। एक चीज और, ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सब्सिडरी कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी और की सब्सिडरी है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। सब्सिडरी तो सर छोटी होगी ना, अगर होल्डिंग कंपनी बड़ी है तो सब्सिडरी छोटी है, तो सब्सिडरी को तो स्मॉल कंपनी का ही सेक्शन एप्लीकेबल होना चाहिए। नो, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, इसका मतलब ये है कि उसको फुल सपोर्ट और बैकिंग है उसके होल्डिंग कंपनी का। आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे ये एग्जांपल सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना। देखो अगर आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज दी होल्डिंग कंपनी और उसके सब्सिडरी रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे रिलायंस जियो के पास पैसा ही नहीं था, बट पूरा पैसा उसको उसकी होल्डिंग कंपनी ने दिया। और शुरुआत में जियो ने फ्री में सिम कार्ड बांटे और बहुत एडवर्टाइजमेंट किया। वो पैसा कहाँ से आया? सब्सिडरी को होल्डिंग का सपोर्ट मिलता है, सब्सिडरी को होल्डिंग से पैसा मिलता है। सो उस लॉजिक से सब्सिडरी कंपनी को क्योंकि बैकिंग है होल्डिंग कंपनी का, इसलिए वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। तो अगर कोई कंपनी किसी की होल्डिंग है या कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी है, ये कंपनीज नहीं बन सकते हैं स्मॉल कंपनी। तो आपको ये सब कुछ चेक ही नहीं करना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर चेक कितना कितना, ये सब चेक नहीं करना है अगर होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी क्वेश्चन में लिखा गया है तो यहाँ पे अभी हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो यहाँ पे ये टाइकोन होल्डिंग है, ग्लास पे सब्सिडरी है, तो बस यही कहानी खत्म होगी। ये सब जो नंबर दिए रेलिवेंट नहीं है, ये चेक क्यों कर रहे हो, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे नंबर्स इंस्टीट्यूट ने दिए। आगे लिखा है कि हाँ क्या पूछा, इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द कंटेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी ने क्या बोला? कंपनी सेक्रेटरी इज एडवाइस, हाँ एडवाइस डायरेक्टर्स दैट ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने सही बोला कि ये कंपनी जो है ये स्मॉल कंपनी नहीं है। तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती स्मॉल कंपनी, क्योंकि ये सब्सिडरी किसी की, जो कंपनी किसी की सब्सिडरी है वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है।
आई होप दिस इज वेरी इजी नाउ, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, इन दी फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स, ओके, all of them go in a boat on a pleasure trip into an open sea. The boat capsizes and all of them died being drowned. Explain with reference to the provisions of the Companies Act 2013. Is Flower Fans Private Limited no longer in existence? अरे ये तो बहुत सिंपल सा कंपनी का फीचर है ना? तो कंपनी का फीचर क्या है? परपीचुअल सक्सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, परपीचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? कंपनी का डेथ इतने आसानी से नहीं होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, कंपनी को लॉ बनाएगा और कंपनी को लॉ ही मारेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। अगर आपने नोट किया है तो कंपनी स्टार्ट कैसे होती है? लॉ के प्रोसीजर से। सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, तब जाके कंपनी चालू होती है। वो सर्टिफिकेट आरओसी देती है ना? तो लॉ ने, आरओसी लॉ ही तो है, लॉ की बॉडी एक, लॉ ने कंपनी को स्टार्ट किया है और कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर भी लॉ ही करेगा। कंपनी का डेथ ऐसे नहीं होगा। कंपनी का जब वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन ये जब होता है तो कोर्ट्स डिक्लेयर करते हैं और लंबा प्रोसीजर होता है। तो लॉ के प्रोसीजर से कंपनी चालू होती है और लॉ के प्रोसीजर से कंपनी का डेथ होता है। मेंबर्स के जिंदा रहने या मरने से कंपनी का डेथ डिसाइड नहीं होता है। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पूरा सेंटेंस बता रहा हूं। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल मतलब कंटिन्यूअसली, सक्सेशन मतलब लोग आते जाते रहेंगे। बेसिकली सक्सेशन के चक्कर में कंपनी का डेथ नहीं होता है ना? मतलब एक जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन आई, बट कंपनी चलती रहती है। इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारी कंपनीज बहुत पुराने हैं, 100 साल पुरानी कंपनीज भी इंडिया में। डाबर बहुत पुरानी कंपनी है, अमृतांजन बहुत पुरानी कंपनी है, नेस्ले इंडिया 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। तो ऐसा हम लोग क्यों देखते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी मरती नहीं है ना? तो उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। बट आपको एग्जाम में लैंग्वेज कैसे यूज करना है? आप ऐसा लिखोगे कि दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ हैज गॉट द पावर टू डिस्ट्रॉय इट। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी अमर है, कंपनी मरती नहीं है ना? तो यहाँ पे अगर वो कंपनी के सिर्फ 5 मेंबर्स है, सबके सब मेंबर्स मर गए, तो भी कंपनी चालू ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Further, is it correct to say that a company, being an artificial person, cannot own property and cannot sue or be sued? बच्चों आपको मैं एक चीज और याद दिलाता हूं, एक सेक्शन है, सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन 9, ठीक है? तो सेक्शन 9 में ऐसे लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके हिसाब से एक बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी जो है खुद के नाम पे सेपरेट एंटिटी होती है यार कंपनी, है ना? तो कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है। तो ये जो लिखा है ये गलत हो गया ना, है ना? कंपनी कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, गलत हो गया। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी कैन नॉट बी स्यू और बी स्यूड। कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है ना? तो यहाँ पे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो, एक बार कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, ये सब फीचर्स कंपनी एंजॉय करेगी। दिस इज ऑल्सो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक अलग एंटिटी, कंपनी की खुद की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो ये सब आप लिखोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं यार, राइट? चलो नेक्स्ट एक बहुत थ्योरी क्वेश्चन लिखा है, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रीच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच के 2 तरीके हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? अगर सपोज इमेजिन करो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हो रहा है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के दिन ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था और आज ही कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, एक्चुअल ब्रीच होगा, ठीक है? अच्छा, या फिर सेकंड, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस? कॉन्ट्रैक्ट करते करते बीच में से कोई कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं किसी को पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, 6 महीने का बैच है, 2 महीने मैंने पढ़ाया और बीच में से मैं चला गया और कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच, है ना? एक्चुअल ब्रीच या तो ड्यू डेट के दिन किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, या फिर परफॉर्म करते करते कोई बीच में से कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहा है, एक्चुअल ब्रीच। बट अगर
मान लो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन होने वाला है उसके पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच, है ना। तो क्या बोलूंगा यहाँ पे बोलूंगा मैं दिस इज बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के पहले कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्टिंग पार्टी। क्या बोलते हैं? डिफॉल्टिंग पार्टी। और जिसके साथ ये गलत हुआ है, जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीड पार्टी, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीड पार्टी। तो जो एग्री पार्टी है इसको तो ड्यू डेट के पहले किसी ने बता दिया कि भाई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब एग्री पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो जिस दिन सामने वाले ने कैंसिल किया उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ट्रीट कर सकता है ना, और उस दिन के हिसाब से ये डैमेजेस क्लेम करेगा, बराबर। नहीं तो इसके पास एक और ऑप्शन है, ही कैन वेट टिल दी ड्यू डेट, वेट टिल दी ड्यू डेट, और ये कॉन्ट्रैक्ट को रखेगा जिंदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रखेगा अलाइव, है ना। कॉन्ट्रैक्ट को इसने सामने वाले ने भले ही कैंसिल कर दिया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ होने वाला है नेक्स्ट महीने, आज किसी ने कैंसिल कर दिया, मैं अभी भी नेक्स्ट मंथ तक वेट करूंगा उसका, इस उम्मीद में कि वो शायद अपना माइंड चेंज करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, है ना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है एज एन एग्री पार्टी, या तो मैं जिस दिन उसने कैंसिल किया उस दिन मैंने भी कैंसिल कर दिया, ये भी हो सकता है। नहीं तो अगर उसने आज कैंसिल किया बट मैं अभी भी उसको कैंसिल नहीं मान रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि भाई ड्यू डेट तक रुकते देखते, अगर उसका दिमाग चेंज हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मेरे साथ। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? वेट टिल द ड्यू डेट। और अगर ड्यू डेट के दिन भी उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये अब पक्का कंफर्म हो गया उसको करना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्यू डेट के दिन जो मार्केट में वो चीज की कीमत चल रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था उसका डिफरेंस मैं डैमेज के फॉर्म में क्लेम करूंगा। सो दीज आर द टू ऑप्शंस, आपको बस यही लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, इतना इजी क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नितेश गुप्ता इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, फॉर दिस पर्पस ही एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स बाबा ब्रिक हाउस टू सप्लाई 10,000 ब्रिक्स ऑन 12th August 2023, ठीक है। तो एक पर्सन जो है वो अपना घर बना रहा है, इसके लिए इसने कोई दूसरे एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, 10,000 ब्रिक सप्लाई करने के लिए। कौन सी तारीख को? 12th August 2023 को, ठीक है। मेसर्स बाबा ब्रिक हाउस हैज 2 lorries of 5,000 brick capacity. On 12th August 2023, one of the lorries was not in working condition, so Mrs. Baba Brick House supplied only 5,000 bricks and promised Nitesh Gupta to supply rest 5,000 bricks on the next day. Nitesh Gupta wants to cancel the contract as Mrs. Baba Brick House did not supply the bricks as per the contract. अभी देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और जब आपने 10,000 ब्रिक्स का ऑर्डर दिया है तो वो सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं कर सकते कि आज 5,000 देगा और कल 5,000 देगा, है ना। जब आप किसी को बोलते हो मेरे को 10,000 ब्रिक्स चाहिए तो बताने की जरूरत नहीं, इट इज इम्प्लाइड कि वो 10,000 ब्रिक्स एक दिन में चाहिए, एक साथ चाहिए। अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको पहले 5,000 देगा और बाद में 5,000 देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बायर है वो गलत नहीं है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर रहा है। क्यों रिफ्यूज कर रहा है? उसने कितने ब्रिक्स का ऑर्डर दिया था? 10,000, और सेलर कैसे सेल कर रहा है उसको? 5,000 एक दिन में दे रहा है और 5,000 अगले दिन दे रहा है ना। तो ये गलत हो रहा है। और इसका रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 37, सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बात करता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर ऐसे लिखा गया है, बेसिकली आपको ये सिर्फ इतना बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट को जैसे बोला गया है वैसे परफॉर्म करना चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अभी जैसे कि यहाँ पे बायर ने 10,000 ब्रिक्स बताया था और सेलर उसको 5,000 अभी दे रहा है, 5,000 नेक्स्ट दे रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि बायर को जो चाहिए जैसे चाहिए वैसे सेलर सप्लाई नहीं कर रहा है। कोई भी चीज का इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी सही डिलीवरी नहीं होती, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी इसका रेफरेंस है ना। तो अगर मेरे को 10,000 ब्रिक्स चाहिए तो एक्सपेक्टेशन है कि पूरे एक साथ चाहिए। अगर डिलीवर इंस्टॉलमेंट में कोई कर रहा है, आई कैन रिफ्यूज दैट, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, आपको सिंपली सेक्शन 37 का रेफरेंस देना है ना। इन दिस सिचुएशन वेदर नितेश गुप्ता कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, इस सेक्शन का रेफरेंस दे दो, वेरी वेरी सिंपल।
अच्छा, और ये भी बताना चाहता हूँ 39 सेक्शन जो है ना वो एंटीसिपेटरी ब्रीच का है, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था ना एंटीसिपेटरी ब्रीच, सो इसका सेक्शन 39 है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेम यूनिट को ये दो क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। राहुल a transporter was entrusted with duty of transporting tomatoes from rural farm to a city by अश्विन, ठीक है। तो राहुल नाम का एक पर्सन है, उसको काम दिया गया था, अश्विन नाम के पर्सन ने काम दिया है कि उसको टोमेटोज जो है वो रूरल फार्म से सिटी तक पहुंचाना है, ठीक बात है। ड्यू टू हैवी रेन्स राहुल वॉज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days, तो ये अटक गया 2 दिन तक। राहुल सोल्ड द टोमेटोज बिलो द मार्केट रेट इन द नियर बाय मार्केट वेयर ही वॉज स्ट्रैंडेड फ्यूरिंग दैट टोमेटोज में पेरिश, तो उसको ये डर था कि टमाटर खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, वो वहीं पे उसको सेल करता है। और जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे अश्विन से, वैसे वो रूरल फार्म से सिटी तक नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि वो खुद अटक गया वहां पे। कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम राहुल ऑन द ग्राउंड दैट राहुल हैड एक्टेड बियॉन्ड द अथॉरिटी। बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि ये एजेंसी के ऊपर बेस्ड है, और राहुल जो है उसको जो काम दिया गया है ये एजेंट है, और अश्विन उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। नाउ द पॉइंट इज, देखो क्या होता है कभी कभी, आपको बताता हूँ एजेंसी बाय नेसेसिटी नाम का एक पॉइंट है ना। तो आपको मैं मेन प्रोविजन पूरा याद दिलाता हूँ, एजेंसी बाय नेसेसिटी। कभी कभी क्या होता है, एजेंट को जो काम दिया है, जो उसको अथॉरिटी है प्रिंसिपल का, एजेंट ने वही काम करना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में एजेंट ऐसे कुछ काम करता है जिसको उसको परमिशन नहीं था, जैसे कि टमाटर को उसको सिटी तक पहुंचना था, वो सिटी तक नहीं पहुंचाता है और उसको वहां का वहीं उसको बेच देता है ना, उसको क्योंकि डर था कि भाई ये टमाटर खराब हो जाएंगे। तो एजेंट अगर गुड फेथ में, अगर इमरजेंसी में ऐसे कुछ काम करता है तो लॉ उसको सपोर्ट करेगा, राइट। आपको बस यही लिखना है। तो यहाँ पे जो एजेंट ने किया है, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज एब्सोल्युटली राइट। और ये जो अभी हमने सेम पेपर में एक और क्वेश्चन देखा था, पार्टनरशिप के केस में भी सेम प्रोविजन है और ये एजेंसी के केस में भी सेम प्रोविजन है ना। बट आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस देना होगा, नॉट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ऑब्वियसली आपको एक चीज और बता दो, पार्टनर्स भी क्या होते हैं यार, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट ही होते हैं। तो वो पॉइंट जो 13E में इमरजेंसी वाला जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है। तो मैं आपको इसका आंसर पढ़ के एक बार बता देता हूँ, है ना। देखो यहाँ लिखा है 189, सेक्शन इज 189, ओके। तो ये एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, ओके। तो यहाँ पे एजेंट अगर इमरजेंसी में एक्ट कर रहा है, इमरजेंसी में एजेंट को कैसे काम करना चाहिए, कॉमन सेंस यूज करके। ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी जो कॉमन सेंस यूज करके, जो सिमिलर सिचुएशन में जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वैसे ही एजेंट ने रिएक्ट करना चाहिए। एजेंट ने वैसे ही रिएक्ट किया। तो यहाँ पे बच्चों इसका कंक्लूजन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, राहुल acts in an emergency as a man of ordinary prudence. Ordinary prudence means common sense. So Ashwin will not succeed against him for recurring the loss. तो basically agent सही है, principal सही नहीं है यहाँ पे, correct। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, What are negotiable instruments? Explain its essential characteristics under the Negotiable Act. This is a very 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 important question बच्चों। Negotiable instruments क्या है अगर कोई पूछता है, तो एक बेसिक चीज बता रहा हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है ना, मतलब उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बट 3 इंस्ट्रूमेंट्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर होते हैं क्लियरली। कौन से 3? अगर आपने निगोशिएबल एक्ट पढ़ा तो आपको 3 के नाम बोलने आना ही चाहिए। सबसे फर्स्ट है आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देन चेक। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कवर होते हैं, ये आपको लिखना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, सबके बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। राइटिंग में होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन चाहिए, है ना, मतलब हर एक चीज उसमें क्लियर क्लियर चाहिए, कुछ कंडीशंस नहीं रहने चाहिए, बस वही सारे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स। एक काम करते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं ढंग से, है ना। तो जो मॉडल आंसर है मैं आपको वहां से पढ़ के बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, हाँ देखो यहाँ लिखा है द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 13 में बस ऐसा लिखा गया है कि 3 उसके टाइप्स है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। ऑर्डर मतलब हम किसी का नाम लिखते हैं, बियरर मतलब वो ब्लैंक होता है, ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे। सबसे फर्स्ट राइटिंग में होना जरूरी है। ऑब्वियसली भाई अगर आप राइटिंग में नहीं करोगे, अगर आप ओरली किसी को चेक या प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर करोगे
तो मतलब आपको उस पर भरोसा है तो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज ही मत करो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैं सामने वाले पे भरोसा नहीं कर रहा हूं कि वो मेरे को टाइम पे पेमेंट देगा क्या। राइटिंग में जरूरी है। सेकंड, इट शुड बी साइन, ऑब्वियसली सिग्नेचर जरूरी है, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर साइन करेगा तभी तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब दिस कैन बी निगोशिएटेड। निगोशिएशन का मतलब ही होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को आसानी से कितने भी बार वो दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज निगोशिएशन। ठीक है। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मतलब जो होल्डर होता है वो हर चीज गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, वो गलत इंटेंशन से गलत काम करके फ्रॉड करके ये सब कुछ करके वो आगे अगर देगा तो वैलिड नहीं होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अभी मैंने बताया आपको कितनी बार हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ड्यू डेट तक, कितनी बार आप इसको एंडोर्स कर सकते हो। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। अनकंडीशनल मतलब कोई भी कंडीशन मत लगाओ, वैसे आप कंडीशन लगा सकते हो बट ऐसा कंडीशन लगाओ जो कंफर्म होने वाला है। इट मस्ट बी सर्टन कंडीशन। अगर कोई पर्सन बोल रहा है एक्स के डेथ के 10 दिन का दूंगा, चलेगा, क्योंकि डेथ तो सर्टन है ना। अगर कोई बोल रहा है पी ने क्यू से शादी की उसके 10 दिन का दूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि प्योर क्यू की शादी होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता। कंडीशंस रखो बट ऐसे कंडीशंस रखो जो सर्टन है। थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज करता हूं, ठीक है। सर्टन होना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज अनसर्टन है, अनसर्टन मतलब कच्चा पक्का होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, पी क्यू से शादी करेगा नहीं करेगा नहीं पता, एक्स का डेथ होगा क्या, सबका डेथ होगा भाई, है ना। तो कोई ना कोई कभी ना कभी, बेसिकली हर कोई कभी ना कभी मरेगा, तो डेथ के कुछ दिन के बाद आपको पेमेंट करने का प्रॉमिस करा है, चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, इसलिए मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पे मस्ट बी सर्टन। ऑब्वियसली कितना अमाउंट पे करना है, कब पे करना है, किसको पे करना है, ये सब सर्टन क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ किसी को 10,000 दूंगा, उसमें से मैं कट करूंगा जितना मेरे को उससे आना है, 10,000 दूंगा कट करूंगा जितना उससे आना है, भाई कहना क्या चाह रहे हो, कितना अमाउंट है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो अनसर्टन अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वैलिड नहीं होता है, सब कुछ सर्टन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, सामने वाले को डिलीवर करो, ऑब्वियसली, है ना। मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, ऑब्वियसली। तो ये सब कंडीशंस है बच्चों, ये आपको लिखना चाहिए। बेसिकली ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये आपको लिखना जरूरी है। और अगर आप पढ़ोगे ना तो ये सब के लिए ऑलमोस्ट कॉमन है, मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, सब में ये सारे पॉइंट्स आते ही है। थोड़े बहुत 19-20 चेंज होंगे बट मोटा मोटी ये सारे पॉइंट्स होते ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ दी वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है टाइप्स ऑफ लॉज, पहले तो ये बता रहा हूँ जो आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो लीगल सिस्टम का जो न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उसमें कुछ सेलेक्टेड एरियाज इतने इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट बार बार उस पर क्वेश्चन पूछेगी। दिस इज वन सच क्वेश्चन जिसको इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट में पूछने का बहुत बड़ा चांस है ना। तो जो लॉ के टाइप से मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना पढ़ के बता रहा हूँ और हाईलाइट करके बताऊंगा आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको क्या कीवर्ड्स लिखने चाहिए, है ना। जैसे कि इसके टाइप्स में आपको ऐसे बताता हूँ ब्रीफली। सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ से अभी हाईलाइट करके बताऊंगा। देखो, तो क्रिमिनल लॉ, है ना। अब क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, क्रिमिनल लॉ थोड़े ज्यादा डेंजरस चीजों को कवर करता है, जहां पे पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है ना, जहां पे सामने वाले को सजा मिलनी चाहिए। किसी ने चोरी की, मर्डर किया, रेप किया, ये सारे केसेस क्रिमिनल लॉ कवर करता है ना। जैसे कि आपका आईपीसी हो गया, इंडियन पेनल कोड, वो सारे क्रिमिनल ऑफेंस को कवर करता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉज पर्टेनिंग टू वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग एंड पनिशमेंट्स ऑफ द सेम। देखो यहाँ पे पनिशमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपने कोई लॉ को ब्रेक किया, कोई बहुत ही गलत काम किया, और इसको कौन से एक्ट कवर करते हैं, तो दिस इज गवर्न बाय इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में सारे आपके जो सीवियर क्राइम्स है वो सब कवर होते हैं, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, सब आईपीसी कवर करता है। तो ये आपको मेंशन करना है। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बेसिकली पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है सीआरपीसी में कि कोई पर्सन अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो एग्जैक्टली उसको किस तरीके से सजा मिलेगी, कौन सा पुलिस ऑफिसर कौन सा उसको कैसे पकड़ेगा, उसको जेल में कैसे बंद होगा, वो कोर्ट में कैसा उसका मैटर चलेगा, ये सब डिटेल में सीआरपीसी में लिखा गया है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो बच्चों, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये देखो, ये भी कीवर्ड है, पनिशमेंट्स ऑफ क्राइम्स, जो क्राइम का पनिशमेंट है वो भी उसमें डिटेल में लिखा जाता है। मर्डर, थेफ्ट,
रेप, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, है ना, ये सारे डेंजरस क्राइम्स जो है वो क्रिमिनल लॉ में कवर होते हैं बेसिकली। ये आपको एग्जांपल भी लिखना है, तो ये 3-4 पॉइंट्स बना के आप लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिविल लॉ, देखो सिविल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ झगड़ों को सॉल्व करता है। दो लोगों में कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो वो सिविल लॉ में कवर होता है ना। तो ये सिविल लॉ ये सारे लॉज को कवर करता है आपका। बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर और बायर का कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये सारे झगड़ों को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सिविल लॉ बनाया है ना। यहाँ लिखा है मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सिविल लॉ डिस्कस करता है। ओके और यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह का ज्यादा कुछ नहीं होता। पनिशमेंट वाला मैटर जो है वो क्रिमिनल लॉ का बेसिकली जो है वो क्रिमिनल लॉ में कवर होता है। सिविल लॉ प्राइमरली फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़ों को कैसे सॉल्व कर रहा है वो सब सिविल लॉ डिस्कस करता है। द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ अब देखो यहाँ पे ये सीपीसी में कवर हो रहा है। बेसिकली सीपीसी इज योर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये जो सीपीसी है ये सिविल लॉ के लिए प्रोसीजर बनाता है, और सीआरपीसी जो है वो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। इसमें कौन से लॉस कवर हो रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सब आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, है ना। इसके एग्जाम्पल्स और कुछ दिए उन्होंने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी बताया, नॉन डिलीवरेबल गुड्स, है ना, सेलर और बायर के बीच में झगड़ा हो सकता है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर डिफेमेशन, किसी की बदनामी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है कोई, है ना, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये सब मैटर को सिविल लॉ कवर करता है। की पॉइंट्स आपको याद रखना और लिखना है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कॉमन लॉ। अच्छा कॉमन लॉ, दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट, मैं आपको पढ़ के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ लिखा है, मैं सीधा यहाँ से, एक तो ये भी आपको मेंशन करना है, ये हाँ, जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या मैं बताता हूँ। कॉमन लॉ मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ही भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत लैंडमार्क डिसीजन दे दिया, वो सारे कोर्ट्स के ऊपर लागू होगा, सभी कोर्ट्स को सुनना होगा, है ना। कॉमन लॉ मतलब सबके लिए कॉमन इक्वली एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, सारे कोर्ट्स को सुनना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो एक लैंडमार्क डिसीजन बन जाता है, वो सबको फॉलो करना पड़ता है सिमिलर केसेस में। अच्छा आगे का लिखा है, इट इज अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो डिसाइड हो चुका है भाई वो सबको सुनना ही पड़ेगा, है ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजन रीइंफोर्सेस द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो द same principle or judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar on all four legs। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, सिंपल करके बताता हूँ। देखो एक बहुत फेमस केस मैं आपको डिस्कस कर बता रहा हूँ, दिनशॉ मैनेक्जी नाम का एक बहुत फेमस केस है, आप सबने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में। उसमें ऐसा हो रहा था कि एक दिनशॉ नाम का एक पर्सन था, बहुत अमीर था, और वो अपना टैक्स बचाने के लिए 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स को वो जो है वो कुछ हेराफेरी करता है, और उससे वो अपना टैक्स बचा रहा है। तो ये दिनशॉ के केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि दिनशॉ गलत है, और ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आएगा, जुडिशियरी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और वो जो कंपनीज है और जो दिनशॉ है दोनों को सेम माना जाएगा। ये जो डिसीजन जो दिनशॉ वाले केस में डिक्लेयर हुआ ना, ये इतना फेमस डिसीजन हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कल को इंडिया में ऐसे ही कोई करता है, टैक्स बचाने के लिए 4 प्राइवेट कंपनीज बनाता है, तो वहां पे वही सेम जो पहले दिनशॉ वाले केस में होता है वही सेम चीज आपको यहाँ पे लागू करनी है। क्यों लागू करनी है? क्योंकि फैक्ट्स सेम है। जब भी कोई केस के फैक्ट सेम होते हैं, हम उसी एंगल से सोचते हैं, अरे इसके पहले ये केस में ऐसा होता तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, क्योंकि दोनों के फैक्ट सेम है। अगर आपको एग्जाम में कोई दिनशॉ नाम हटा के कोई ऐसे कोई केस बना के पूछे तो भी आप वही आंसर लिखोगे, क्योंकि दिनशॉ वाले केस में ऐसा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन लॉ, जो पहले उस केस में हुआ था वो इस केस में भी होगा, क्योंकि दोनों के फैक्ट्स सेम है, राइट। इसको बोलते हैं ऑन ऑल 4 लेग्स, मतलब इक्वालिटी, हर जगह सिमिलर तरीके से लॉ सोचता है, वही लिखा है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में बहुत सारे लैटिन मैक्सिम है, मैं आपको डायरेक्टली इसका एग्जांपल देके बताता हूँ, है ना। यहाँ लिखा है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, लर्न करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा एफर्ट है मेरे को पता है, बट ये लर्न कर लोगे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछने वाली है। लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, है ना, एज एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। मतलब मैं बताता हूँ बच्चों, इमेजिन करो कि कोई कोर्ट का जज है, उसने कुछ गलत काम कर लिया, उसका कुछ केस चल रहा है, वो खुद उस केस में जज कैसे बनेगा यार? वो तो खुद के फेवर में डिसीजन देगा, इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगा ना।
है ना। अगर मैं कोर्ट का जज हूं और मैंने कुछ गलत काम किया, मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, और मैं उसका खुद का जज बन जाऊं, मैं खुद का जज बनूं, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद के अगेंस्ट पे डिसीजन तो दूंगा नहीं, आई विल बी बायस्ड। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब कॉमन सेंस है भाई, कि मैं खुद का जज कैसे बन सकता हूँ, है ना। तो यहाँ वही लिखा है, उसी को इन्होंने फैंसी लैंग्वेज में लिखा है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेक्स्ट, और क्या लिखा है, ऑडी अल्टरम पार्टम, लिटरली मीनिंग हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है यार। अगर कोर्ट में कुछ केस चल रहा है तो कोर्ट कभी भी एक पर्सन का सुन के डिसीजन नहीं अनाउंस करती, कोर्ट दोनों ही पार्टीज का सुनती है डिस्प्यूट को अच्छे से रिजोल्व करने के लिए, है ना। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, कभी भी किसी पर्सन को सुने बगैर उसके अगेंस्ट डिसीजन मत दो। इवन अजमल कसाब जैसा टेररिस्ट जिसने 26/11 के इतने घिनौने काम किए, है ना, वो क्लियर दिख रहा था कैमरा में यार, फिर भी उसको कोर्ट में उसका जब प्रेजेंस था उसको कोर्ट ने बोलने का मौका दिया, एंड दैट इज एक्चुअली राइट। बिकॉज एक बार कोई कितना भी गलत क्यों ना रहो, उसको बोलने का मौका दो, सुन लो, उसके बाद उसके अगेंस्ट जो डिसीजन सुनाना है वो सुनाओ, है ना। तो ये फेयर तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तो यहाँ वही लिखे बच्चों, राइट। अच्छा, तो हाँ सेम ही चीज है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं बताऊंगा। फिफ्थ ए का जो सेकंड बिट है, दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल। पहले फिफ्थ ए का फर्स्ट बिट हम लोग कंसिडर करते हैं। ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट ऑन 10 days क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो सेलर है और बी जो है वो बायर है। ठीक है, ए सेलर, बी इज बायर। सेलर बायर को गुड्स बेच रहा है उधारी पे, 10 दिन का उसने क्रेडिट पीरियड दे दिया है। The period of 10 days expired and the goods were still in possession of A. तो seller के पास अभी भी goods का possession है, seller is having possession of the goods। ठीक है, B has not paid the price of the goods। अगर buyer ने पैसा पे नहीं किया है तो seller को हम लोग बोलेंगे unpaid seller, है ना, क्योंकि पेमेंट आया नहीं है। और बी जो है बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बायर से पैसे आने की उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसे में अनपेड सेलर अपना पैसा वसूल कैसे करेगा, उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं। बहुत बेसिक सा राइट यहाँ पे ये होगा कि जो गुड्स का पोजेशन है अनपेड सेलर के पास, वो पोजेशन रिटर्न करेगा ही नहीं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लीन। यहाँ क्या लिखा पढ़ते हैं, तो ये क्या पूछ रहा है हमें, ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स, कैन ही डू सो अंडर दी सेल ऑफ गुड्स। अरे बिल्कुल कर सकता है ये, तो अनपेड सेलर यहाँ पे यूज करेगा राइट ऑफ लीन। एंड राइट ऑफ लीन, आपको एक चीज और बता देता हूँ, राइट ऑफ लीन का जो सेक्शन है ये है सेक्शन 47 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और यही सीरीज में पूरे अनपेड सेलर के राइट्स भी है। ओके, तो सेक्शन 50 जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है वैसे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बी सोल्ड 500 बैग्स ऑफ व्हीट टू सी डी। तो ए बी है आपका सेलर और ये जो सी डी है ये आपका बायर हो गया। ठीक है, ईच बैग कंटेन्स 50 kgs of wheat। ठीक है, ए बी सेंट 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags। बहुत ध्यान से ये नोट करने जैसी बात है। ये देखो, मैं एक बार आपको थोड़े से इस केस के फैक्ट्स लिख के ढंग से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी ये दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए बी अपने एग्जाम्पल में है सेलर, सी डी है बायर। तो शुरुआत में जो सेलर है वो बायर को 500 बैग्स सेल करने की बात कर रहा है। 500 बैग्स, ये 500 बैग्स में से 50 बैग्स बायर ने ले लिया है खुद से, है ना, यहाँ लिखा है सीडी हिमसेल्फ टुक रिमेनिंग 50 बैग्स। तो ये 50 बैग्स का पोजेशन ऑलरेडी किसके पास आ गया, बायर के पास आ गया। ठीक बात है, और जो बचे कुछ 450 बैग्स है, ये 450 बैग्स सेलर बायर को भेज रहा है ना, यहाँ लिखा है कैसे भेज रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये 450 बैग्स जो है रोड ट्रांसपोर्ट से सेलर बायर को सेंड कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, और आगे लिखा है ही बिकम्स बैंकरप्ट, मतलब जो बायर है वो क्या होता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बिफोर सीडी रिसीव्स डिलीवरी ऑफ द
ऑफ 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है कि सेलर जो है वो बायर को 450 बैग्स डिलीवर कर रहा है, अभी भी रास्ते में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया. अगर गुड्स ट्रांजिट में होता है और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन सच केस व्हाट विल हैपन, इन सच केस सेलर इज अनपेड, क्योंकि उसको पैसा मिला नहीं है ना. ए बी स्टिल, हाँ, ए बी बीइंग स्टिल अनपेड, तो सेलर अभी भी क्या है, अनपेड है. अगर अनपेड सेलर है और गुड्स रास्ते में है और बायर तक अभी तक गुड्स नहीं पहुंचे, तो हम लोगों ने सीखा ये कि अनपेड सेलर जो है वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए गुड्स को ट्रांजिट में रोक देगा. दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा. वैसे इसका आंसर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ. 450 बैग्स के लिए सेलर जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकता है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज करेगा. दिस इज एज पर सेक्शन 50. सेक्शन 50 ये अनपेड सेलर को राइट देता है कि अगर गुड्स रास्ते में तो वो ट्रांजिट को रोक देगा और गुड्स देगा ही नहीं, है ना. अब कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट क्या बताए, यहां पे मॉड्यूल में एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं. ठीक है, ये देखो मॉड्यूल में एक लाइन लिखा है, ये है आपका मॉड्यूल, और मॉड्यूल में एक हेडिंग लिखा है, व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड, ट्रांजिट खत्म कब होगा. देखो अनपेड सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, वैसे मोटा मोटी मैं आपको ये समझाता हूं. गुड्स को ट्रांजिट में जो है वो आपको फिर से खुद के पास लाना है ना, और बाहर तक गुड्स नहीं पहुंचाना है. बट ट्रांजिट अगर खत्म हो गया तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी नहीं रहेगा. ओके, तो ये देख लो यहां लिखा है, वेयर part delivery of goods has been made to buyer, the transit will come to an end for remaining goods which are yet in course of transmission. मतलब अगर सपोज गुड्स ट्रांजिट में जा रहे हैं, कुछ गुड्स बायर को मिल गए और कुछ गुड्स बायर को नहीं मिले, तो लॉ मानता है कि ट्रांजिट खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ गुड्स मिल चुके हैं. अगर ट्रांजिट खत्म हो गया तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अनपेड सेलर को नहीं मिलेगा. बट इस क्वेश्चन में ये सेंटेंस का यूज नहीं करना है. उसका मैं रीजन आपको समझाता हूं. यहां से ये देखो, इस केस के फैक्ट्स थोड़े से अलग है. अब वो फैक्ट्स अलग कैसे हो गए, 500 बैग्स में से 50 बैग्स तो बाहर खुद से लेके चला गया, है ना, तो ये 50 बैग्स की बात होगी ही नहीं. हम लोग ये 450 बैग्स के हिसाब से भी सोचेंगे. ये 450 बैग्स जो सेलर बायर को देने वाला है, ट्रांसपोर्ट करने वाला है, इसमें से एक भी बैग नहीं गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि गुड्स पार्टली आप डिलीवर कर रहे हो और पार्टली जो है बायर को मिल चुके हैं. नो, ऐसा नहीं करना है. ये 450 बैग्स में से कुछ भी नहीं गया है. दैट्स वाई ये 450 बैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे अनपेड सेलर को राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट देंगे, है ना, क्योंकि ये 50 बैग्स जो है ये तो ऑलरेडी लेके जा चुका है, तो इसको इसमें मिक्स नहीं करना है. ये 450 बैग्स का पूरा अलग हिसाब होगा. ये 450 बैग्स में से एक भी बैग अगर सेलर बायर को नहीं पहुंचाता है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि गुड्स पार्टली चले गए और पार्टली बाकी है. नो, ऐसा नहीं होगा. 450 बैग्स पूरे के पूरे अनपेड सेलर अटका देगा. ही कैन यूज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और एक चीज बताता हूं, ये सेम टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 में भी रिपीट किया है. सो आपको कंफ्यूजन होगा अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो. दैट्स में हम लोग इतना डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो मैंने आपको आंसर बता दिया इसका. इधर वो यूज करेगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ओके, अच्छा, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ. जस्ट अ मिनट. हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. When the continuing guarantee can be revoked under the Indian Partnership Act 1932. अच्छा, ये continuing guarantee एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है वैसे, बट पार्टनरशिप एक्ट लिखा है तो मैं आपको पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. ओके, सो क्या होता है कंटिन्यूइंग गारंटी, मैं आपको बता रहा हूँ. देखो सपोज इमेजिन करना 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, ठीक है, और एक सप्लायर है. ये 3 है पार्टनर्स और ये है सप्लायर. तो ये सप्लायर इनको गुड्स सप्लाई करेगा और इसका जो पेमेंट है इसकी गारंटी सपोज जेड नाम का पर्सन दे रहा है. तो जेड को हम लोग बोलेंगे श्योरिटी, क्योंकि ये गारंटी दे रहा है. और ये ए बी सी जो है ये बन गए प्रिंसिपल डेटर्स और सप्लायर बन गया क्रेडिटर. ये अपना नॉर्मल गारंटी वाला सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है.
अब यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी किसको बोलते हैं? कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए चलता है ना। सपोज जेड सप्लायर को बोलता है नेक्स्ट वन मंथ तक जो भी गुड्स सप्लायर सप्लाई करेगा, किसको? ये पार्टनर्स को, उसके पेमेंट की गारंटी जेड देता है ना। तो एक महीने तक कंटिन्यूसली गारंटी चल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कंटिन्यूइंग गारंटी को श्योरिटी कभी भी बीच में से रिवोक कर सकता है, और जब भी वो रिवोक करेगा पहले के काम का उसको पेमेंट करना पड़ेगा और आगे के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, है ना। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये बेसिक चीज आपको पता होगी, सबसे फर्स्ट प्राइमरी लायबिलिटी किसका होता है? प्रिंसिपल डेटर का। अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा तब श्योरिटी का नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो श्योरिटी है ये पहले प्रिंसिपल डेटर का वेट करेगा पेमेंट का, और अगर ये फेल होते हैं, पेमेंट करने से मना कर रहे हैं, तब श्योरिटी को पे करना पड़ेगा, राइट। अब एज एज अ श्योरिटी आप जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना, 3 पार्टनर्स है, जितने पार्टनर्स उतना लेट श्योरिटी का नंबर आएगा। ए ने पे नहीं किया, बी ने पे नहीं किया और सी ने भी पे नहीं किया, तब जाके जेड का नंबर आ रहा है ना। अगर पार्टनरशिप में कुछ भी कंस्टिट्यूशन चेंज होता है, सपोज ए का डेथ हो गया या ए रिटायर हो गया, तो यहाँ पे जेड का रिस्क बढ़ जाएगा। इन दैट केस श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज और वो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यही सेम पॉइंट आपको लिखना है, व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब पार्टनरशिप फर्म का कुछ कंस्टिट्यूशन चेंज होता है तो श्योरिटी का रिस्क बढ़ सकता है, इन दैट इवेंट श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज और वो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक यानी कि कैंसिल हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है। मॉडल में एक अच्छा पैराग्राफ दिया है, बस आपको वही सेम चीज नोट करनी है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 14 में गुडविल के बारे में लिखा गया है। गुडविल जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म का एसेट होता है ना। तो पार्टनर्स ने अगर खुद से मेहनत करके गुडविल क्रिएट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो पार्टनरशिप फर्म का एसेट होता है, ओके। और बहुत बार गुडविल को वैल्यू किया जाता है, आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म के लिए इतने साल तक जो भी काम हुआ है उसकी वजह से जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यूएशन किया जाता है और उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दिया जाता है। तो गुडविल एग्जैक्टली क्या है? गुडविल मतलब फर्म कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है कंपेयर टू अदर फर्म्स। तो अगर बाकी लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा फर्म कमा रही है तो उसका गुडविल का इम्पैक्ट है, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो बस यही सिंपल सा आंसर आपको लिखना है। मॉडल टेस्ट पेपर में भी इसी तरीके से इसको आंसर किया गया है। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लिखना है बच्चों। नोवेशन हो गया, है ना, उसके बाद में ऑल्टरेशन हो गया, फिर उसके बाद में रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद में रेमिशन हो गया, रेमिशन या वेवर हो गया। वही सारे पॉइंट्स आपको लिखने। एक काम करते हैं हम लोग उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस यहाँ पे आए, ठीक है। तो हाँ, नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में आपका जो है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है ना। मतलब पार्टीज भी कभी कभी चेंज हो सकते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर होता है उसको हम लोग नोवेशन बोलते हैं। नोवेशन में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। ऑल्ट्रेशन में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टर्म्स और कंडीशंस चेंज होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, 9 से 10 हो गया, तो वो ऑल्ट्रेशन है। नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज ही ऑल टुगेदर चेंज हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है अगर वही चेंज हो रहा है तो वो नोवेशन है। पार्टनरशिप फर्म ने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया तो नोवेशन हो सकता है। पुराना बिजनेस करने की जरूरत नहीं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल, उसकी जगह नए कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हो रहे हैं। रिसेशन मतलब क्या? 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कैंसिल कर रहे हैं, उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो रहा है, रिसेशन। फिर रेमिशन, रेमिशन क्या होता है? रेमिशन मतलब हो सकता है कि कोई पार्ट मैंने छोड़ दिया, मतलब कोई स्टूडेंट को मैं पढ़ाने का प्रॉमिस करता हूँ, 10,000 रुपीज फीस मैंने डिसाइड किया है, बट कुछ दिन के बाद वो स्टूडेंट पे नहीं कर पा रहा है, तो मैंने उसको बोला ठीक है तो 5,000 रुपये दे दे और 5,000 मैं तेरा वेव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सो दिस इज पुराना कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और नया कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया। रेमिशन, रेमिशन में हम लोग मैक्सिमम केसेस में सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। या तो मैंने उससे फीस कम ले ली, या तो मैंने उसकी फीस की जगह कोई दूसरा जो है चीज ले लिया, है ना। जैसे कि फीस की जगह मैंने उससे फोन ले लिया, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेमिशन, है ना।
या फिर उसको मैंने क्रेडिट पीरियड बढ़ा के दिया, अभी पैसा आना बाकी था, वो नहीं दे पा रहा था, तो मैंने उसको बोला 1 महीने के बाद पेमेंट कर दे, तो दिस इज ऑल्सो रेमिशन। रेमिशन बेसिकली मीन्स आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। रिसाइंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं एग्री पार्टी के पास, कैंसिल और कंटिन्यू, अगर वो कोई कैंसिल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस, तो कभी कभी प्रोमिसी अगर प्रोमिसर को फैसिलिटीज नहीं देता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, मेरे घर पे लीकेज चल रहा है और मैं बताता ही नहीं हूँ प्लम्बर को कि कहाँ कहाँ लीकेज है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा वो, है ना। तो अगर प्रॉमिस ही हेल्प नहीं कर रहा है प्रॉमिसर को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा एंड इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। तो ये 5 इसमें से कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मेरे को ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग है, निगोशिएबल एक्ट में से आपको बाउंसिंग ऑफ चेक पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि बाउंसिंग ऑफ चेक पे इंस्टीट्यूट ने इसके पहले सी इंटर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। पॉसिबिलिटी बहुत है कि आपके अटेम्प्ट में भी बाउंसिंग ऑफ चेक सेक्शन 138 पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे, राइट। सो ये डिस्कस करते हैं, और हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल में इसका जब आप आंसर लिखोगे तब आपको मेरी याद है कि अरे सर ने ये डिस्कस किया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जिसपे से इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ सकती है। अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा है। प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, तो प्रियांश क्या कर रहा है, प्रियांश जो है वो गुड्स खरीद रहा है सुमित से। ही इशूड अ चेक टू सुमित फॉर सेल प्राइस ऑन 14th जून 2023। देखो प्रियांश चेक दे रहा है, तो जो पर्सन चेक देता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवर। तो प्रियांश कौन है, प्रियांश इज ड्रॉवर, चेक ड्रॉ कर रहा है, और उसने सुमित को ये चेक दिया, तो सुमित हो गया होल्डर ऑफ द चेक, होल्डर ऑफ द चेक। कौन से तारीख को उसने चेक दिया, 14th जून को चेक दिया। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड हिम ऑन 19th जून 2023 दैट द चेक वाज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ प्रियांश। तो जो ड्रॉर है जिसने चेक इशू किया था होल्डर को, ड्रॉर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से वो चेक हो गया बाउंस। और अब यहाँ पे नेक्स्ट ये पूछा गया है, सुमित स्यूड अगेंस्ट प्रियांश अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो 138 जो है वो बाउंसिंग ऑफ चेक की बात करता है, डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है। स्टेट विद रीजंस वेदर दिस सूट इज मेंटेनेबल। मैं काम करता हूँ आपको, मैं आपको एक समरी बताता हूँ, वो समरी अगर आपने दिमाग में रखा और अगर आपने उस हिसाब से आंसर लिखा, कोई चांस ही नहीं आपके मार्क्स कटने का, मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा। ड्रॉवर होल्डर, तो ड्रॉवर ने होल्डर को चेक दिया। चेक क्यों दिया, चेक दिया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई अपना लाइबिलिटी चुका सके, है ना। तो कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए, है ना, कोई ऑब्लिगेशन को निभाने के लिए ये चेक दिया गया है, मतलब यहाँ कंसिडरेशन है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। तो चेक यहाँ पे ड्रॉवर ने होल्डर को दिया, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये होल्डर जो है ये क्या करना चाहिए, ये अपने बैंक के पास जाके चेक को करना चाहिए डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चेक को डिपॉजिट करेगा, तो चेक को डिपॉजिट करना चाहिए इन 3 months, है ना। बेसिकली चेक को प्रेजेंट करना चाहिए, चेक को प्रेजेंट करना चाहिए 3 महीने के अंदर। अगर होल्डर ने 3 महीने से ज्यादा टाइम लगाया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये चेक जो है वो स्टेल हो चुका है। तो चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 months के अंदर अंदर हमें उसको जमा करना जरूरी है, राइट, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे होल्डर जाके अपने बैंक के पास जमा करता है 3 months के अंदर, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है फिर, ये जो बैंक है होल्डर की, ये क्या कर रही है, ये होल्डर को चेक रिटर्न कर रही है, और रिटर्न करने का रीजन बोल रही है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मतलब ये बोल रही है कि जो ड्रॉर है उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है ना। कौन से तारीख को बैंक ने चेक रिटर्न किया, वेरी इंपॉर्टेंट, 19th जून को रिटर्न किया। तो ये 19th जून को जब होल्डर को पता चल गया है कि चेक बाउंस हो चुका है, तो अब यहाँ पे होल्डर को क्या करना है बताएं, होल्डर को आगे इसके अगेंस्ट, ड्रॉर के अगेंस्ट केस चलाने के लिए उसको लॉ बोलता है होल्डर को कि भाई तू यहां से, अब जब तेरे को पता चल गया है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर एक बार ड्रॉर को जाके ये चीज बता दो कि सर आपने जो मेरे को चेक दिया है वो बाउंस हो गया, है ना। तो नंबर 4, होल्डर क्या करेगा, होल्डर जाएगा ड्रॉर के पास और ये चेक को दे देगा, और देके वो बोलेगा कि भाई मेरे को मेरा पेमेंट दे दो। एक और मौका देना है
ड्रॉअर को, ताकि ड्रॉअर अपना जो उसकी जो गलती है उसको सुधार सके, राइट। तो ये कितने दिन में करना है? इन 30 डेज, इन 30 डेज, है ना। तो 19 जून से 30 डेज, बेसिकली 18 जुलाई अप टू 18 जुलाई होल्डर ड्रॉअर को ये चीज बताना चाहिए कि सर आपने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, है ना। और बताने के बाद उसको एक बार मौका दे दो, और जब भी ड्रॉअर को पता चलेगा, होल्डर ने ड्रॉअर को इन्फॉर्म कर दिया, वहां से अब ड्रॉअर को 15 डेज मिलते हैं, 15 दिन में ड्रॉअर को पेमेंट करना चाहिए। अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? तो उसके बाद 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? वेरी सिंपल। देखो, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अब जो होल्डर है वो एक्शन लेगा। किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा? ड्रॉअर के अगेंस्ट एक्शन अब वो ले सकता है, वो कोर्ट में जाएगा, है ना। और अभी देख लो, ये 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन मतलब यहाँ से अब 1 मंथ मिलेगा, 1 मंथ, 16 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16 डे से अब यहाँ से 1 महीने में ये जाएगा ड्रॉअर, किसके पास जाएगा? ड्रॉअर जाएगा कोर्ट के पास। कोर्ट को जाके बोलेगा सर सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो रहा है, और कोर्ट यहाँ पे क्या सजा सुना सकती है? 2 साल की जेल या डबल द अमाउंट, और इन वर्स्ट केस बोथ, दोनों भी हो सकता है ना। कॉन्सिक्वेंस क्या है? 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, एंड डबल द अमाउंट, सॉरी, और डबल द अमाउंट, और बोथ, वर्स्ट केस में दोनों भी हो सकता है। ये कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे ये सजा सुना सकती है ना। कोई पर्सन बार बार चेक अगर बाउंस करता है ना, तो इन दैट केस हो सकता है कि ये दोनों भी उसको एप्लीकेबल हो गया, 2 साल की जेल भी हो रही है और डबल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। इट मींस दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप समझो, सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, मतलब उसके लिए जेल का प्रोविजन बनाया हुआ है, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस इतना सीरियसली लॉ ले रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना बच्चों, उसमें से सिर्फ चेक के लिए प्रोविजंस बने हुए हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली भी, और इस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। अच्छा, अभी तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपको इस तरीके से पूरा लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहे हैं? स्टेट दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अरे बेलमेंट क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताया, तो आप ये खुद से पढ़ सकते हो बच्चों। बेलमेंट में 2 लोग होते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेलर, और दूसरा है बेली, ठीक है। तो बेलर जो है वो गुड्स का ओनर है, और बेलर अपने गुड्स का पोजेशन देगा बेली को, है ना। तो बेली को गुड्स का पोजेशन देगा कैसे? गुड्स को डिलीवर करके। और गुड्स को डिलीवर करने के 3 तरीके होते हैं, आपने सीखा होगा सिलो गुड्स एक्ट में। 3 तरीके कौन से होते हैं गुड्स को डिलीवर करने के? एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना। जब बेलर बेली को पोजेशन देगा तो बेली जो है या तो गुड्स को रिटर्न करेगा बेलर को, या तो गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेगा एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलर, है ना। और इस तरीके से बेलमेंट आपका कंप्लीट होता है। बेलमेंट के 2 टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होता है फ्री में अगर बेलमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटिटस बेलमेंट, और दूसरा बेलमेंट जहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रेटिटस बेलमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स ढंग से पढ़ लेना मॉडल आंसर में, और हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। State the various essential elements involved in sale of unascertained goods and its appropriation as per the Sale of Goods Act. Unascertained goods क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। Unascertained goods वो गुड्स है जहां पे एज अ बायर आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी चीज आपको मिलने वाली है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी किराना दुकान पे जाते हो और आप उसको शॉपकीपर को बोलते हो भैया मेरे को है ना 5 किलो शक्कर चाहिए। अब वो किराना दुकान का जो मालिक है उसके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें शक्कर डाली हुई है, और उसमें से वो 5 किलो निकाल के आपको देगा। 5 किलो निकाल के आपको देगा तो इसलिए क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि कौन से 5 किलो उसमें से आपको मिलने वाले हैं, तो हम लोग बोलेंगे गुड्स अभी है अनअसर्टेन। मतलब अनअसर्टेन गुड्स को ऐसे नहीं बेचा जा सकता है। उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेलर क्या करेगा? वो 5 किलो अलग से मेजर करेगा, निकालेगा, पैक करके आपको देगा। जब वो पैक करके आपको देगा ना, तब वो गुड्स अनअसर्टेन से असर्टेन बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये देखो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है।
देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 5 किलो शक्कर आपको खरीदना है, वो अनसर्टेन गुड्स है। नेक्स्ट, द गुड्स शुड कंफर्म टू डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे डिस्क्राइब किया हुआ गुड्स वैसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स मिलना चाहिए, जो क्वालिटी का गुड्स बायर ने बोला है उसको वही क्वालिटी गुड्स मिलना चाहिए। गुड्स मस्ट बी डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल मतलब क्या, रेडी। रेडी कब होंगे, जब उसको पूरा पैक करके वो बायर को देगा तब वो रेडी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय डिलीवरी टू बायर और हिज एजेंट और कैरियर, मतलब अप्रोप्रिएट करना मतलब क्या, उसको बेसिकली सब हिसाब करना उसका और हिसाब करके बायर को देना, है ना। तो बायर को दो गुड्स, नहीं तो उसके एजेंट को दो, नहीं तो कैरियर को दे दो, कैरियर को दे दो। अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, अप्रोप्रिएशन हमेशा दोनों भी पार्टीज करते हैं, सेलर एज वेल एज बायर, ठीक है। देखो असरटेनमेंट मतलब क्या, गुड्स को अलग करना, अप्रोप्रिएशन मतलब उसका पूरा हिसाब करना, गुड्स का क्वालिटी सही है क्या, क्वांटिटी सही है क्या, सेलर भी करता है बायर भी करता है, दोनों मिलकर करते हैं, या तो सेलर करेगा बायर के एसेंट से मतलब कंसेंट से, और या तो बायर करेगा सेलर के एसेंट से। एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बोल के हो सकता है, लिख के हो सकता है, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है, बगैर बोले बगैर लिखे इम्प्लाइड में भी हो सकता है। एसेंट में भी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। और एक चीज आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, व्हाई, बिकॉज ये काफी जगह मैंने देखा है, इंस्टीट्यूट ने रिपीट किया है, बहुत सारे आरटीपी में ये क्वेश्चन आएगा, मॉडल टेस्ट पेपर में भी अभी आया है, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा है। So this is the revision, this is the understanding of model test paper number 1। तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का डिस्कशन करके बताऊंगा। और एक चीज़, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 में आ चुके हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 में हम लोग अगर वो सेम क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस ना करें। तो इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कम से कम टाइम में अचीव हो। थैंक यू सो मच।